हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह बीपीएससी की मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक से संबंधित होगा। और बेसिकली आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है गिरता भौम जल स्तर। बीपीएससी का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र अगर आपने देखा होगा तो बीपीएससी के द्वारा कई बार गिरता भौम जल स्तर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप 68वीं बीपीएससी का भी मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र आपने देखा होगा तो 68वीं बीपीएससी में भी बीपीएससी के द्वारा भौम जल स्तर में गिरावट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह जो टॉपिक है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस टॉपिक पर मैं मॉडल आंसर को डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग इसके सभी डायमेंशन को काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट करके अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। हमारा मॉडल आंसर इस प्रकार से तैयार किया गया है कि भौम जल स्तर से संबंधित हर एक डायमेंशन जो हो वह इसमें कवर हो सके। आइए सबसे पहले हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं और इसके बाद इसके मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। प्रश्न है, गिरता भौम जल स्तर मानव जीवन के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। इसके प्रमुख कारणों को बतलाते हुए भौम जल स्तर को बरकरार बनाए रखने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन करें। साथ ही भौम जल के संरक्षण के लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार के प्रमुख कार्यों पर चर्चा करें। देखिए प्रश्न जो है वह काफी प्रश्न जो है वह देखेंगे, अगर कई सारे इसमें डायमेंशन प्रश्न में निहित है। ठीक है, कई सारे डायमेंशन में प्रश्न पूछा गया है और इसके आंसर को आपको लिखना है। प्रश्न का पहला सेक्शन जो है और जिसका सबसे पहले आंसर आपको लिखना है वो यह है, भौम जल स्तर में गिरावट का कारण। यह प्रश्न का पहला सेक्शन है। दूसरा, भौम जल स्तर को बरकरार बनाए रखने में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, प्रश्न का दूसरा सेक्शन। प्रश्न का तीसरा सेक्शन, भौम जल के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के कार्य, और चौथा सेक्शन भारत सरकार के कार्य पर चर्चा करें। तो आप देखेंगे कि प्रश्न इस प्रकार से तैयार किया गया है कि भौम जल स्तर से संबंधित, भौम जल संकट से संबंधित हर एक डायमेंशन इसमें कवर हो सके। तो आप लोग इसे काफी अच्छे तरीके से सुनिए लेक्चर को और अपना नोट्स को प्रिपेयर करें। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन, चूंकि भौम जल संकट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो आपको इंट्रोडक्शन में उसे डिफाइन करना होगा कि आखिर भौम जल है क्या। ठीक है, तो जल समस्त जीव के लिए, समस्त जीव जगत के लिए जीवन का आधार होता है। जल के बिना तो कुछ करना संभव ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जल जो है वह समस्त जीव जगत के लिए, चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो, समस्त प्राणी के लिए जीवन का महत्वपूर्ण आधार होता है। भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल, जिसे कुओं, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि स्रोतों से खुदाई के जरिए प्राप्त किया जाता है, भौम जल कहलाता है। देखिए भौम जल का मतलब क्या हुआ, भौम जल दो शब्दों से मिलकर बना है, भौम और जल। भौम का मतलब होता है भूमि और जल का मतलब पानी, यानी कि भूमि में पाया जाने वाला पानी भौम जल कहलाएगा। अब भूमि में किस प्रकार से पानी पाया जाएगा, या तो जमीन में नीचे पानी पाया जाएगा या कुओं के रूप में होगा, हैंडपंप के जरिए जिसे बाहर निकाल सकते हैं, या ट्यूबवेल के माध्यम से खुदाई के जरिए हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी जो स्रोत हैं वह भौम जल प्राप्त करने के स्रोत हैं, और जमीन में पाया जाने वाला पानी भौम जल कहलाएगा। ठीक है, भारत सहित विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में गिरता भौम जल संकट जो है या गिरता भौम जल स्तर एक गंभीर चुनौती है। भौम जल स्तर में गिरावट यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे कि कई सारे देश जो है वह भौम जल संकट की स्थिति से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इंट्रोडक्शन हो गया। अब प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न का पहला सेक्शन है, भौम जल स्तर में गिरावट के कारणों को बतलाते हुए, यानी कि सबसे पहले आपको भौम जल स्तर में गिरावट के कारण पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से हमने संक्षिप्त रूप में कारण को दर्शाने का प्रयास किया है। देखिए जब परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो हर एक पॉइंट को 2 से 3 सेंटेंस में आप लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब जाकर यह क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग पॉइंट के रूप में नोट्स में लिख लें और इसे 2-3 शब्दों में, 2-3 सेंटेंस में इसे डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग इसे देखते हैं। भौम जल स्तर में गिरावट के कारण पहला पॉइंट है
आधुनिक जीवन शैली। आधुनिक जीवन शैली के कारण क्या है? आधुनिक जीवन शैली के कारण जो भौम जल है उसकी काफी बड़े पैमाने पर उसकी बर्बादी की जा रही है। तो इसके कारण क्या है? भौम जल संकट एक आधुनिक समय में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और आधुनिक जीवन शैली के कारण जो बर्बाद हो रहे हैं जल, और उसके कारण जल का दोहन जो है वह आधुनिक जीवन शैली का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। भूमिगत जल का व्यापक स्तर पर दोहन किया जा रहा है। ठीक है, अगला है जल का कुप्रबंधन। अगर देखेंगे बिहार को क्या है? बिहार को वाटर सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जाता है। वाटर सरप्लस स्टेट, ऐसे ऐसे वर्ड जो होते हैं ना उसे आप लोग आंसर में लिखने का प्रयास करिए और लेक्चर सुनकर आप अपने नोट्स में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो बिहार को वाटर सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में कई सारे ऐसे जिले हैं, स्पेशली दक्षिणी बिहार के जिले कई सारे ऐसे हैं जहां पर जल के कुप्रबंधन के कारण वह सूखे का सामना करना पड़ रहा है। बिहार वाटर सरप्लस स्टेट अवश्य है, लेकिन जल के कुप्रबंधन के कारण यहां पर भी सूखे की समस्या विद्यमान है। ऐसे ही भारत में कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर जल की कुप्रबंधन के कारण भौम जल संकट की समस्या वहां पर देखने को मिल रही है, और भौम जल संकट के कारण मानव जीवन जो है वह काफी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला है मानसूनी वर्षा की विषमता। अब स्वाभाविक सी बात है या सोचने वाली बात है कि पूरे भारत में एक समान तो मानसूनी वर्षा होगी नहीं, लेकिन उसको प्रबंधन के जरिए, जल की समुचित प्रबंधन के जरिए इस संकट को दूर किया जा सकता है। लेकिन मानसूनी वर्षा की विषमता के बावजूद सरकार के द्वारा इस दिशा में पहल नहीं किए जा रहे हैं। इस पॉइंट को अगर डिफाइन करना हो तो आप बताइएगा, वहां पर आंसर में आप लिखेंगे कि भारत जो है वह मानसून पर निर्भर देश है और यहाँ मुख्य स्रोत जो है जल का वह मानसूनी वर्षा है। लेकिन भारत की भौगोलिक विविधता के कारण कई सारे क्षेत्र जो हैं वह एक ही समय में बाढ़ का सामना करते हैं, तो वहीं दूसरे क्षेत्र जो है वह सूखे का सामना करता है। मानसूनी वर्षा के दौरान भी देखेंगे कि कई सारे क्षेत्र में वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, कहीं जो है कम वर्षा देखने को मिलती है, स्पेशली रेगिस्तानी क्षेत्र वगैरह में। लेकिन यहाँ पर जो है इस विषमता के कारण यहाँ पर भौम जल स्तर में गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसे पॉइंट को आपको वहां पर डिफाइन करना है। अगला है शहरीकरण एवं औद्योगिकरण। शहरीकरण एवं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण क्या हो रहा है? औद्योगिकरण के कारण विभिन्न उद्योग धंधे से जो दूषित जल हैं वह बेकार के प्रवाहित होते रहते हैं, इधर उधर उसको बर्बाद कर दिया जाता है। इन जल का यूज करके, रिसाइकिल करके इसे यूज किया जा सकता है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण अधिक से अधिक जब उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वहां से जल की बर्बादी होगी। शहरीकरण के कारण क्या समस्या देखने को मिल रही है? शहरीकरण के कारण वनों का नाश किया जा रहा है। वन उन्मूलन शहरीकरण के कारण करना पड़ रहा है। वन उन्मूलन के कारण क्या हो रहा है? हरित आवरण में गिरावट देखने को मिल रही है। हरित आवरण में गिरावट के कारण क्या हो रही है? वहां पर वर्षा कम हो रही है, वर्षा में गिरावट आ रही है, और अगर वर्षा ही नहीं होगी तो भौम जल का लेयर कैसे बरकरार रहेगा? उसमें तो गिरावट होगी ना। तो इस प्रकार से आप चेन बनाकर आप अपने आंसर को लिखेंगे। इसके अलावा इसका एक दूसरा पहलू भी है शहरीकरण का। शहरीकरण के कारण क्या है? शहरों में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो बिना कंक्रीट का बचा हो, और अगर हर क्षेत्रों में कंक्रीट बिछ जाएगा तो वर्षा का जो जल है वह जमीन के अंदर कैसे जाएगा? जमीन के अंदर जा ही नहीं पाएगा, और अगर वर्षा का जल जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा शहरीकरण के कारण, कंक्रीट के कारण, ईंट के कारण, तो उसके कारण भौम जल में संकट तो उत्पन्न होगी, भौम जल स्तर में तो गिरावट देखने को मिलेगी ही। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को डिफाइन करना है। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन जो है काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है भौम जल स्तर में गिरावट का। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है? तापमान में वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पोत्सर्जन में भी वृद्धि होगी, और वाष्पोत्सर्जन में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन दूसरी ओर वन उन्मूलन के कारण वर्षा में भी गिरावट आ रही है। तो एक ही समय में ये दोनों पहलू जो है विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, दूसरे तरफ कम मात्रा में वर्षा हो रही है। तो ये दोनों का अगर आप इंटरलिंक करेंगे तो भौम जल स्तर में तो गिरावट उत्पन्न होगी ना। तो यह भी जलवायु परिवर्तन भौम जल स्तर में गिरावट का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।
अगला है जल गहन फसलों की खेती। वर्तमान समय में भारत में किसानों के द्वारा, अधिकांश किसानों के द्वारा वैसे फसलों की खेती की जाती है जिसके लिए अधिक जल की आवश्यकता हो। वे इस कार्य के लिए जागरूक नहीं होते हैं कि किस फसल में कितनी जल की आवश्यकता पड़ेगी और किस फसल में अधिक और किस फसल में कम जल की आवश्यकता पड़ेगी। इसका एक दूसरा पहलू है कि अकुशल एवं अवैज्ञानिक कृषि पद्धति जो है वह भी भौम जल स्तर में गिरावट का कारण है। तो इस दिशा में सरकार को जागरूकता फैलानी होगी, किसानों को बताना होगा कि आप अगर इस चीज की खेती करते हैं, अब धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो इसके लिए अधिक आवश्यकता होगी, और अगर अन्य फसलों का आप उत्पादन करते हैं तो उसके लिए कम जल की आवश्यकता होगी। और अधिक फसल वाले जल में अधिक फसल जो अधिक जल वाले फसल होंगे तो स्वाभाविक है उसके लिए पटवन वगैरह का कार्य होगा, तो भौम जल का यूज किया जाएगा, और भौम जल के यूज के कारण क्या है, वहां पर लेयर जो है वो उसमें गिरावट आएगी। अगला जागरूकता का अभाव। भौम जल स्तर में जागरूकता का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भौम जल स्तर में गिरावट का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जागरूकता का अभाव। आपने देखा होगा कि गांव में अब जो हर घर में आप नल पहुंच चुका है बिहार और पूरे भारत में लगभग, तो आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, सड़क के किनारे जो नल लगे होते हैं वहां से कोई यूज नहीं भी कर रहा हो, इसके बावजूद वह नल खुला होता है और हमेशा वहां से पानी गिरता रहता है। और कोई शायद ही कोई नागरिक ऐसा होगा जो वहां से क्रॉस कर रहा होगा, वह अपनी बाइक को रोककर या साइकिल या गाड़ी को रोककर उस नल को बंद करे, ऐसा नहीं होता है। क्या है, तो यह जागरूकता की कमी के कारण और अकाउंटेबिलिटी में कमी को दर्शाता है। चाहिए सरकार को कि वो जल बर्बाद ना हो पाए पहला, और अगर जल कभी खुला भी रह पाता हो तो आसपास के जो नागरिक हैं उन्हें चाहिए कि वे जाकर नल बंद कर दे। अगर नल को बंद नहीं करेंगे, जल बेवजह बर्बाद होगा, तो बर्बाद होने के कारण भौम जल स्तर में तो गिरावट उत्पन्न होगी ना। अगर ये समझिए एक हिस्से में ये स्थिति है, मान लेते हैं कि बिहार के किसी एक खास क्षेत्र में आप रह रहे हो और वहां पे इस तरह की स्थिति है, तो समझिए पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगर हर क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो जल बर्बाद होने लगेगा, तो भौम जल स्तर में तो गिरावट उत्पन्न होगी। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगला है वन उन्मूलन। वन उन्मूलन स्वाभाविक है कि अगर वन उन्मूलन होगी, वनों का कटाव किया जाएगा शहरीकरण और आधुनिकीकरण की दौड़ में, तो हरित आवरण में गिरावट आएगी। हरित आवरण में गिरावट के कारण वर्षा कम हो पाएगी, और वर्षा अगर कम होगी तो जमीन के अंदर जल जाएगा कहां से, तो भौम जल स्तर में गिरावट उत्पन्न होगी। तो ये कई सारे पॉइंट है भौम जल स्तर में गिरावट के। इन सभी पॉइंट को आप अपने नोट्स में 2-2, 3-3 सेंटेंस में आप लोग डिफाइन कर लें, ताकि एग्जामिनेशन जब नजदीक आए तो आप इन पॉइंट का सिर्फ रिवीजन करके आप एग्जामिनेशन में जाएं और वहां पर आप लोग आंसर लिख सके अगर प्रश्न पूछा जाता है तो जो भी यहां पर डिस्कस किया जाता है उससे आप लोग नोट्स बनाने का प्रयास करें। वीडियो सुनेंगे तो वो कल आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आप वीडियो को सुनिए, फिर नोट्स बनाइए, फिर नोट्स बनाने के बाद फिर 1-2 बार आप वीडियो को सुनिए, तो बार बार आप चीजों को सुनेंगे, बार बार आप लिखा हुआ पढ़ेंगे, तो चीजें ज्यादा समय तक आपकी याद रह पाएगी, और इस तरह से आप एग्जामिनेशन में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्रश्न का पहला डायमेंशन भौम जल स्तर में गिरावट का कारण यहां पर फिनिश हुआ। प्रश्न का दूसरा सेक्शन बढ़ने से पहले इससे कंक्लूड करते हैं पहले सेक्शन को। ऊपर वर्णित इन कारणों से भूजल संकट बढ़ती जा रही है। भूजल स्तर में गिरावट का ही परिणाम है कि वर्तमान में भारत की 3/4 आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वैश्विक मानक के अनुकूल नहीं है। यानी कि वर्तमान समय में पूरे भारत की 3/4 आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां पर वैश्विक मानक के अनुकूल प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध नहीं है, यानी कि वह जल संकट से प्रभावित क्षेत्र है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 बड़े शहरों में भूजल शून्य पहुंचने के कगार पर है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट याद करा दूं, अगर आप जीएस पेपर 2 में किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो आप जीएस पेपर 2 में प्रयास करें कि अधिक से अधिक आप डेटा का प्रयोग करें। जितना अधिक से अधिक आप डाटा का प्रयोग करेंगे आपका आंसर उतना ही ऑथेंटिक हो पाएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है भौम जल स्तर में गिरावट से संबंधित। अब हमने यहाँ पर नीति आयोग का रिपोर्ट का डेटा दे दिया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 बड़े शहरों में भूजल जो है वह शून्य पहुंचने
के कगार पर है। अब चूंकि यहाँ पर कारण हमने डिस्कस किया और यह सटीक स्थान था जहां पर हमें आप बता सकते हैं कि उपर्युक्त वजह के कारण भौम जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है और नीति आयोग के अनुसार भारत के 21 बड़े शहरों में भौम जल शून्य पहुंचने के कगार पर है। तो अगर आप ऐसे डेटा का प्रयोग अपने उत्तर में करते हैं तो अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो ये इन सभी पॉइंट को कहां पर यूज करना है, कैसे लिखना है, आप मॉडल आंसर को यहां वीडियो देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे और यह चीजें स्पष्ट हो पाएगी। तो आप लोग अधिक से अधिक आंसर लिखें, अधिक से अधिक डेटा का यूज अपने आंसर में करें और जो भी न्यूज आते हैं, जो भी न्यूज़पेपर का कटिंग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजा जाता है आपको, उन सभी कंटेंट का आप लोग नोट्स बनाइए, तब जाकर आपकी जो है वह आंसर में ऑथेंटिसिटी आ पाएगी। ठीक है, प्रश्न का पहला सेक्शन जो है यहां पर समाप्त हुआ। प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या कह रहा है, भौम जल स्तर में गिरावट का कारण हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन प्रश्न का दूसरा सेक्शन है कि विज्ञान एवं तकनीकी भौम जल संकट को दूर करने में या भूजल के लेयर को बरकरार रखने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार से भूमिका निभा सकती है। तो विज्ञान एवं तकनीक की जो भूमिका है वह मानव जीवन के हर एक क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण है और सिलेबस में भी यही कहा गया है कि साइंस एंड टेक का मानव जीवन में यूज जो है उसे आपको सिलेबस के अंतर्गत कंप्लीट करना है। तो भौम जल स्तर के लेयर को बरकरार रखने में, भौम जल संकट को दूर करने में साइंस एंड टेक किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है, उसे हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। भौम जल स्तर के उचित प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग कर भौम जल को संरक्षित किया जा सकता है। अब कौन कौन से तकनीक है जिसके जरिए भौम जल को संरक्षित किया जा सकता है, आइए उन तकनीकों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली। अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से गंदे पानी को रिसाइकिल कर घरेलू कार्यों में उपयोग के योग्य बनाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई गंदे पानी, जैसे देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कि किसी उद्योग धंधे से गंदे पानी का उत्सर्जन हो रहा है, गंदे पानी का उत्सर्जन हो रहा है और गंदा पानी जो है किसी नदी वगैरह में छोड़ा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, गंदा पानी बर्बाद हो रहा है, नदी का जल तो दूषित हो रहा है लेकिन गंदा पानी भी बर्बाद हो रहा है। अगर अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग करके इस गंदे जल को रिसाइकिल किया जाता है और इस गंदे जल को रिसाइकिल करके इसे साफ जल बना दिया जाता है, स्वच्छ जल बना दिया जाता है, तो इसका प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जा सकता है, घरेलू कार्यों में किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि यह पानी इतना रिसाइकिल ना हो कि इसे पीने के योग्य बनाया जाए, लेकिन घरेलू कार्यों में जैसे कि मवेशियों को धोने में तो इस जल का प्रयोग किया जा सकता है, रिसाइकिल वाटर का। कोई किसी के पास अगर 4 व्हीलर गाड़ी हो, बाइक हो, तो उसे गाड़ी को धोने में इस रिसाइकिल वाटर का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अन्य घरेलू कार्यों में इसका प्रयोग किया जा सकता है रिसाइकिल के माध्यम से। तो पहला तकनीक है अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, जिसके माध्यम से गंदे पानी को रिसाइकिल करके घरेलू कार्यों में यूज के लायक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर हो गया। अगला पॉइंट है प्रत्येक घरों, कार्यालयों आदि के छतों पर कंटेनर का निर्माण कर तथा वर्षा जल संचय को भूमि के अंदर ट्यूबवेल या पाइपों के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी की बुक में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि प्राचीन समय में विभिन्न राजा महाराजाओं के समय वर्षा जल को संचयन करने की पद्धति उस समय विद्यमान थी। ठीक है, और स्पेशली आप देखेंगे कि चोल साम्राज्य जाएंगे या फिर राजस्थान में जो राजा महाराजाओं का शासन था उस समय वहां पर वर्षा जल की तकनीक काफी बड़े पैमाने पर विद्यमान थी और यहाँ पर जो तकनीक का वही तकनीक का यहाँ पर प्रयोग करने की बात की जा रही है। प्रत्येक घर या कार्यालय में वर्षा जल क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो वह जल जो है वह प्रत्येक घरों में बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर उसी वर्षा जल को संचय करने के लिए प्रत्येक घरों और कार्यालयों में कंटेनर का निर्माण छत के ऊपर किया जाए और एक ट्यूबवेल या पाइप के जरिए उस कंटेनर जो वर्षा जल का संचित जो जल है उसको ट्यूबवेल या पाइप के जरिए अगर हम जमीन में भेज देंगे, जमीन में उसको हम प्रतिस्थापित करेंगे तो भूमि के अंदर जब वो जल जाएगा तो भूमि का लेयर जो है, भौम जल का लेयर जो है वहां पर बना रहेगा, तो वर्षा जल का यूज भी हो पाएगा और भौम जल का लेयर भी बरकरार रहेगा। तो ये दोनों का अगर आप इंटरलिंक करके देखें तो काफी बढ़िया तकनीक है भौम जल संचय की तकनीक। और भौम जल संचय के माध्यम से वर्षा जल संचय के माध्यम से भौम जल की लेयर जो है उसे बरकरार रखा जा सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है
नैनो, माइक्रो एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा दूषित जल को साफ कर भौम जल स्तर में वृद्धि करना। देखिए अभी हमने ऊपर बताया था रिसाइकिल कर घरेलू कार्यों में प्रयोग करना गंदे जल का, लेकिन तकनीक अलग थी। ऊपर हमने डिस्कस किया अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, और अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह है नैनो फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा, यानी कि जल को फिल्टर करके नैनो फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा दूषित जल को साफ करके, दूषित जल को रिसाइकिल करके भौम जल स्तर में वृद्धि करना। तो यह भी एक काफी महत्वपूर्ण तकनीक है। अगला पॉइंट, भवन निर्माण में वाटर शेड मैनेजमेंट संरचना के निर्माण पर बल। भवन निर्माण में वाटर शेड मैनेजमेंट संरचना के निर्माण पर बल, यानी कि जब नए घर का निर्माण किया जाता है तो उस घर में वाटर शेड मैनेजमेंट संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि वर्षा जल का संचय किया जा सके और उस वर्षा जल का यूज या तो आप घरेलू कार्यों में करिए या फिर भौम जल में उसे प्रतिस्थापित करके भौम जल के लेयर बढ़ाने में प्रयोग करिए। दोनों तरीके से अगर आप देखेंगे तो भौम जल स्तर में वृद्धि होगी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अगला पॉइंट है विभिन्न सुदूर संवेदन उपग्रह आधारित चित्रों का विश्लेषण तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा भूजल संसाधनों का प्रबंधन करना, यानी कि भौम जल संसाधन का प्रबंधन कैसे, विभिन्न सुदूर संवेदी उपग्रह आधारित चित्रों का विश्लेषण से या भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से भूजल संसाधनों का प्रबंधन करना। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके जरिए भौम जल में लेयर को बरकरार रखा जा सकता है। आइए अगले पॉइंट की ओर। अगला और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है भौम जल स्तर में वृद्धि हेतु ट्रिपल आर का प्रयोग करना, और ट्रिपल आर का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। देखिए अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार ऐसे प्रधानमंत्री का अगर कहीं पे भाषण हो रहा हो या फिर कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हो तो ऐसे शब्द अधिक यूज किए रहते हैं। ठीक है, 3R का प्रयोग, 3C का प्रयोग, ठीक है, कॉमर्स, कल्चर, कनेक्टिविटी, 3C हो गया। तो इन शब्दों को आप लिखते चले जाए नोट्स में, ताकि कोई आंसर जहां पे प्रयोग इसको किया जा सके वहां पर आप प्रयोग करिए। ठीक है, तो ये सभी एक इनोवेशन है जिसका आंसर में आप प्रयोग करके काफी अच्छा मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। आइए पॉइंट की ओर। भौम जल स्तर में वृद्धि के लिए ट्रिपल आर का प्रयोग, और ट्रिपल आर का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब क्या हो गया? रिड्यूस का मतलब कि अगर किसी कार्य को करने में आप जरूरत से अधिक जल का प्रयोग करते हो तो जल के प्रयोग में कमी लाएं, जल के प्रयोग को घटाएं, यह हो गया रिड्यूस। मान लेते हैं कि किसी जल को कोई कार्य जो हो वह आपसे थोड़े से जल में संभव हो पाता, लेकिन उसके लिए आप काफी अधिक जल की बर्बादी कर रहे हो, तो वहां पर आप जल के प्रयोग को सीमित करें, यानी कि उसको रिड्यूस करना है। दूसरा रीयूज, यानी कि जल का प्रयोग करना। जैसे मान लेते हैं कि वर्षा जल है, ठीक है, वर्षा जल का संचय किया गया, तो हो सकता है वर्षा जल संचय का प्रयोग आप पानी पीने के लिए नहीं कर सकते हो, ठीक है, स्नान करने के लिए आप नहीं कर सकते, लेकिन वर्षा जल का प्रयोग, हालांकि वर्षा जल स्वच्छ जल होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है अगर आप इन कार्यों के लिए नहीं कर सकते वर्षा जल का प्रयोग, तो आप वर्षा जल का प्रयोग आप गाड़ी धोने के लिए तो अवश्य कर सकते हैं, मवेशियों को धोने के लिए अवश्य आप वर्षा जल का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जो है वह वाटर का आपको रीयूज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जल की जो बेवजह बर्बादी होती है उसको अन्य कार्यों में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके माध्यम से जल के प्रयोग को आप जल का सदुपयोग करिए, जल की बर्बादी भी नहीं होगी। और अगर जल की बर्बादी नहीं हो पाएगी तो स्वाभाविक है कि भौम जल का लेयर बरकरार रहेगा। अगला रिसाइकल, गंदे जल को रिसाइकल करके, अभी हमने एग्जाम्पल के जरिए बताया कि किसी उद्योग धंधे से अगर गंदा जल वहां से निकल रहा हो तो गंदे जल को रिसाइकल करके उसे अन्य कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। और मानव जीवन ऐसे कई सारे कार्य होते हैं जहां पर रिसाइकिल वाटर का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। अगला है ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति। अक्सर क्या होता है कि खेती के दौरान आप देखे होंगे कि खेती के दौरान काफी किसी भी फसल की सिंचाई के लिए काफी जल की बर्बादी कर दी जाती है, लेकिन अगर फसल की सिंचाई के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो जल जो है वह बर्बाद होने से बचेगा। और अगर जल का, चूंकि कृषि के लिए भौम जल का ही प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है, और अगर आप उसकी जगह पे ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति का प्रयोग करते हैं तो
जल बर्बाद होने से बचेगा, और अगर जल बर्बाद होने से बचेगा तो स्वाभाविक है कि भौमजल का लेयर बरकरार रहेगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके जरिए भौमजल स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, और जो भौमजल स्तर में गिरावट आ रही है उसे कम किया जा सकता है। तो यहां पर दोनों सेक्शन का डिस्कशन हो गया। ठीक है, गिरता भौमजल संकट में सुधार हेतु भारत व बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रश्न का अंतिम सेक्शन देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न का अंतिम सेक्शन में पूछा गया है कि भौमजल स्तर को बरकरार रखने के लिए, भौमजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के कार्यों का उल्लेख करें। तो भौमजल स्तर में गिरावट के कारण या गिरते भौमजल संकट में सुधार के लिए भारत व बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्र सरकार के द्वारा पेयजल संकट से निदान हेतु जन आंदोलन प्रारंभ किया गया है और जन सहभागिता के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आइए दोनों गवर्नमेंट के कार्य हमें देखना है। सबसे पहले भारत सरकार के प्रयास जो है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लिया गया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जो है वह 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना की शुरुआत है। इसके माध्यम से चिन्हित जल संकट वाले क्षेत्रों में अस्थायी भूजल प्रबंधन हेतु सामुदायिक, यहाँ पे सामुदायिक होगा, आप लोग सुधार लीजिए, सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। यानी कि अटल भूजल योजना के माध्यम से जल संकट वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और उन जल संकट वाले क्षेत्रों में अस्थायी भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर फोकस किया जा रहा है। समुदाय की भागीदारी वहां पर बढ़ाई जा रही है। तो अटल भूजल काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जल जीवन मिशन की शुरुआत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन की शुरुआत पेयजल संकट का सामना कर रहे लोगों को पीने योग्य स्वच्छ जल की आपूर्ति करना। आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया था कि 2022 ईस्वी तक हर घर में पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी मेरे ख्याल से 2024 से कर दिया गया टारगेट। आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, लेकिन जहां तक मुझे याद आ पा रहा है सरकार के द्वारा अब 2024 तक टारगेट रखा गया है कि हर घर पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जल जीवन मिशन काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है मई 2019 में नदियों की सफाई, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति आदि के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय का गठन, और जल शक्ति मंत्रालय का गठन का मुख्य उद्देश्य ही है स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना, नदियों की सफाई करना और वहां पे जो गंदे जल है उसको रिसाइकिल, स्वच्छ जल लोगों के बीच पहुंचाना। और जल शक्ति मंत्रालय के तहत ही यह जल जीवन मिशन शुरुआत की गई है। तो दोनों का आप इंटरलिंक करके पढ़ें। अगला पॉइंट भूजल संरक्षण तथा 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई बीमा योजना की शुरुआत। ठीक है, सेंटेंस को समझिए। 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, देखिए ऐसे वर्ड जो है यह इस स्कीम की यह लोगो है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई बीमा योजना, उसका लोगो है 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि 1 बूंद जल से अधिक फसल का उत्पादन। अभी क्या होता है कि वर्तमान समय आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहां किसानों के द्वारा, जो अभी हमने ऊपर उदाहरण से बताया कि किसानों के द्वारा फसलों की सिंचाई के लिए पटवन के रूप में काफी अधिक जल की बर्बादी की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई बीमा योजना के जरिए उस जल की बर्बादी को रोकना मुख्य उद्देश्य है और यही टारगेट है सरकार का कि 1 बूंद का प्रयोग करिए और अधिक से अधिक जल का, अधिक से अधिक फसल का आप उत्पादन करिए, यानी कि कम जल के प्रयोग में अधिक फसल का उत्पादन हो। और इसी के लिए सिंचाई की तकनीक का इजाद किया गया, वह है ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई। स्प्रिंकल यानी कि फुहारे के माध्यम से, और ड्रिप यानी कि वहां की जड़ों में देखेंगे कि किसी भी कोई भी फसल लगा होता है वहां की जड़ों में बूंद बूंद कर जो पानी के माध्यम से सिंचाई का कार्य होता है वह है ड्रिप सिंचाई। तो इस तकनीक के माध्यम से भौमजल स्तर में गिरावट को कम किया जा सकता है और सरकार के द्वारा इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत सरकार के 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने डिस्कस किया। अब आइए बिहार सरकार के महत्वपूर्ण कार्य। बिहार सरकार के द्वारा भी इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। पहला है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के माध्यम से पुराने जल स्रोतों, आहर पाइन आदि का पुनर्विकास किया जा रहा है। और चूंकि इन जगहों का अगर पुनर्विकास किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वर्षा के माध्यम से वर्षा जल का संचयन हो पाएगा।
ठीक है। मान लेते हैं कि अगर कोई पहले वहां पे किसी जगह पे आहर या पाइन की व्यवस्था थी, लेकिन अब वर्तमान समय में वह नष्ट हो चुकी है, लेकिन जल जीवन के माध्यम से पुनः उसको पुनर्विकास किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि अब वर्षा के समय में वर्षा जल संचय वहां पे हो पाएगा, और अगर वर्षा जल संचय हो पाएगा तो उसका प्रयोग लोग खेती के लिए, सिंचाई के लिए कर पाएंगे, भौम जल का लेयर बरकरार रखने में मददगार होगा। तो यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। जल जीवन हरियाली देखेंगे कि कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, उनमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जल संरक्षण। अगला पॉइंट है हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में सरकार के द्वारा 10 जुलाई को राज्य में वन महोत्सव की शुरुआत भी की गई है। ठीक है, हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से वृक्षावरण पर जोर दिया जा रहा है, और अगर वृक्षावरण पर जोर दिया जाएगा, हरियाली बढ़ेगी, तो वहां पर क्या होगी, वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अगर अधिक होगी तो स्वाभाविक है कि भौम जल का लेयर वहां पे बना रहेगा और भौम जल में गिरावट रुक पाएगी। अगला पॉइंट है 7 निश्चय के माध्यम से हर घर नल का जल सुनिश्चित करना। सरकार के द्वारा हर घर नल का जल पहुंचाया जा रहा है ताकि नागरिकों को पीने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता हो पाए। अगला, स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए गंगा उद्भव योजना की शुरुआत। आप सभी जानते हैं गंगा उद्भव योजना, गंगा के जल को नवादा, गया और राजगीर, इन 3 क्षेत्रों में पहुंचा दिया गया है। नवादा में हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा संभवतः 15 दिसंबर को नवादा में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो गंगा उद्भव योजना के जरिए स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, बेसिकली गया, नवादा और राजगीर के बेल्ट के लोगों को। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो प्रश्न के अनुसार चारों सेक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने देखा भौम जल स्तर में गिरावट के क्या कारण है, दूसरा हमने देखा कि इसको रोकने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तीसरा हमने देखा कि भारत सरकार क्या कर रही है, और चौथा हमने देखा कि बिहार सरकार क्या कर रही है। अब आपका फर्ज है यहां पर कि इससे संबंधित जो भी कंटेंट और डेटा, स्पेशली डेटा मिले, वह आप लिख लें। सबसे पहले इस मॉडल आंसर को देखने के बाद इसका नोट्स आप लोग बनाएं, और इस नोट्स बनाने के बाद आप वहां पर 2-3 पेज एक्स्ट्रा आप इसके लिए छोड़ दें, और जब भी आपको न्यूज़पेपर में इससे संबंधित कोई डेटा नजर आए या किसी की रिपोर्ट नजर आए, तो तुरंत वही नोट्स बनाने के बाद आप उस डेटा और रिपोर्ट को वहां पर लिख दें, तब जाकर वह आपका प्रॉपर आंसर बन पाएगा, और वह उसका एक नोट्स जो है वह आप बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए निष्कर्ष के साथ इस मॉडल आंसर को हम लोग समाप्त करते हैं। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि बिहार व केंद्र सरकार भी विभिन्न तकनीकों व योजनाओं के माध्यम से भौम जल स्तर को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए ताकि अपने जीवन शैली में बदलाव लाया जा सके और भूजल संकट से निपटा जा सके। अगर आप यह सोचेंगे कि सिर्फ सरकार जो है वह भौम जल स्तर में गिरावट को रोकने में सक्षम हो पाएगी, तो नहीं, व्यक्ति के स्तर पर जन आंदोलन का रूप इसे देना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने पड़ेंगे, तब जाकर भौम जल स्तर में गिरावट में रोका जा सकता है। और हर एक अगर नागरिक यह चाह ले कि हम जल की अतिरिक्त बर्बादी नहीं करेंगे, जल का सदुपयोग किया जाएगा, कम से कम जल का प्रयोग किया जाएगा, तब जाकर भौम जल स्तर में गिरावट रुक पाएगी, और मानव जो जल संकट से जूझ रहा है उसमें काफी हद तक गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन समाप्त हुआ। आज हमने भौम जल स्तर से संबंधित हमने कई सारे भौम जल संकट से संबंधित कई सारे डायमेंशन को हमने डिस्कस किया, जो कि बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा, चाहे वो 69वीं की मुख्य परीक्षा हो, 70वीं या 71वीं, कभी भी बीपीएससी मुख्य परीक्षा हो, यह टॉपिक जो है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपकी तैयारी में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच। एक नई वीडियो के साथ मैं जल्द ही उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।